नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कोड विद एन यूट्यूब चैनल पे। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं कि थ्रेड का लाइफ साइकिल क्या होता है। तो जैसे हर इंसान का लाइफ साइकिल होता है जीने से मरने तक, वैसे ही थ्रेड का भी एक लाइफ साइकिल होता है। जैसे ही वो क्रिएट होता है और जब तक वो टर्मिनेट होता है, तो उस बीच वो क्या क्या स्टेट्स में रह सकता है, तो उसको हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेट है न्यू स्टेट। तो ये स्टेट में तब थ्रेड रहता है जब थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनता है। तो जावा पे थ्रेड हम ऐसे बना सकते हैं, थ्रेड स्पेस टी इज इक्वल टू न्यू थ्रेड। ठीक है, थ्रेड एक क्लास है जावा में, और यहाँ पे मैं एक थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिसको मैं बोलता हूँ टी। ओके, जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होता है तो अगर आप टी का स्टेट देखोगे तो वो न्यू स्टेट में रहेगा। ओके, और जैसे ही मैं थ्रेड को चालू करना चाहता हूँ और एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ तो मैं टी डॉट स्टार्ट मेथड कॉल करूँगा, और जैसे ही मैं टी डॉट स्टार्ट कॉल करता हूँ तो वो थ्रेड रनेबल स्टेट में चले जाता है, और फिर रनेबल से रनिंग स्टेट में जाता है। तो ये आपको समझना होगा कि रनेबल और रनिंग स्टेट के बीच थ्रेड कैसे घूमता रहेगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास 10 थ्रेड है, तो जैसे ही मैं 10 थ्रेड्स में सबका टी डॉट स्टार्ट कॉल करता हूँ, सबका मतलब स्टार्ट मेथड कॉल करता हूँ, तो सारे के सारे रनेबल क्यू में जाके बैठते हैं। और एक शेड्यूलर होता है जो सारे थ्रेड्स को मैनेज करता है। तो वो शेड्यूलर देखता है कि सीपीयू जब अवेलेबल होगा तो एक थ्रेड को देगा, और वो थ्रेड रनेबल से रनिंग स्टेट में जाएगा। और जैसे ही वो एग्जीक्यूट करता रहेगा, वो एक टाइम स्लाइस्ड मैनर में एग्जीक्यूट करेगा। इसका मतलब ये है कि हर एक थ्रेड इनडेफिनेटली, मतलब हमेशा के लिए एग्जीक्यूट करते नहीं रह सकते ना, सब थ्रेड्स को चांस मिलना चाहिए। तो क्या करता है शेड्यूलर कि कुछ देर बाद रनिंग स्टेट में जो थ्रेड है उसको वो रनेबल में डाल देगा, ताकि वो सीपीयू रिसोर्स जो वो यूज़ कर रहा था वो दूसरे थ्रेड को दे सके, और वो दूसरा थ्रेड जो वेट कर रहा था वो रनेबल से रनिंग स्टेट में आएगा। तो इस तरीके से सारे थ्रेड्स रनेबल और रनिंग स्टेट के बीच में घूमते रहेंगे, और वो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के हिसाब से रनेबल या रनिंग स्टेट में रह सकते हैं। तो इसीलिए इन दोनों स्टेट्स को मिलाकर हम बोलते हैं एक्टिव स्टेट ऑफ थ्रेड। ठीक है, तो थ्रेड जब एक्टिव स्टेट में पहुंचता है तो इसका मतलब है कि अंदर ही अंदर वो रनेबल या रनिंग स्टेट में रहेगा। वो आप जान नहीं सकते हैं, वो सीपीयू रिसोर्स अवेलेबिलिटी के हिसाब से चलेगा। हाँ, जब रनिंग स्टेट में होता है तो जो लॉजिक आपने लिखा है वो एग्जीक्यूट कर रहा होगा वो पर्टिकुलर थ्रेड। ठीक है, अब दूसरे और स्टेट्स है वेटिंग और टाइम्ड वेटिंग, और ये भी इसी तरीके से काम करते हैं। तो मैं इसको समझाने से पहले आपको ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में बताना चाहता हूँ। तो ऑब्जेक्ट क्लास जो है जावा में सुपर क्लास बोला जाता है इसको, ये मास्टर सुपर क्लास भी बोला जाता है, क्योंकि हर एक क्लास जो भी जावा में है वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट को ही एक्सटेंड करते हैं। तो ऑब्जेक्ट परमपिता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर 3 मेथड्स हैं, वेट, ओके, नोटिफाई और नोटिफाई ऑल। ठीक है, तो ये 3 मेथड्स भी ऑब्जेक्ट क्लास में है। ऑब्जेक्ट क्लास में बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन ये 3 स्पेसिफिकली इस वीडियो को समझाने के लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आपके पास 2 थ्रेड है, ठीक है, थ्रेड T1 और थ्रेड T2। ठीक है, अब क्या करता है कि T1 और T2 दोनों ही ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस OBJ इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट समझ लीजिए, तो इस OBJ पे काम करना चाहता है। ठीक है, इस OBJ पे कुछ लॉजिक एग्जीक्यूट करना चाहता है, इस ऑब्जेक्ट को लेके कुछ करना चाहता है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों ही इस ऑब्जेक्ट पे काम करना चाहते हैं। लेकिन मान लीजिए अब T1 ने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट पे वेट इन्वोक कर दिया, ऑब्जेक्ट डॉट वेट कॉल किया इसने। तो ये क्या करता है, जैसे ही वो ऑब्जेक्ट डॉट वेट कॉल करता है तो ये जो थ्रेड T1 है ये वेटिंग स्टेट में चला जाता है, और ऑब्जेक्ट जो T2 के पास जो मतलब थ्रेड T2 जो है वो क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट पे एग्जीक्यूट करता है लॉजिक जो भी वो करना चाहता था। और फिर उसके बाद T2 का कर्तव्य बनता है कि T2 ऑब्जेक्ट डॉट नोटिफाई मेथड कॉल करे। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट डॉट नोटिफाई नहीं कॉल करता है तो ये T1 जो है वो वेटिंग में ही रह जाएगा हमेशा के लिए। इसीलिए ऑब्जेक्ट डॉट नोटिफाई कॉल करने पे थ्रेड T1 जो है, जो वेटिंग स्टेट में था, वो रनेबल में वापस जाता है, और फिर जैसे ही सीपीयू मिलता है एग्जीक्यूट करने के लिए वो रनिंग स्टेट में चला जाता है। ठीक है, तो ये आप देखोगे तो वेट और नोटिफाई जो है ये थ्रेड के मेथड्स नहीं है, ये ऑब्जेक्ट के मेथड्स है जिसके ऊपर वो थ्रेड ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, ये बात बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि कहीं लोग इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेट और नोटिफाई और ये नोटिफाई ऑल ये सब थ्रेड के मेथड्स है। नहीं, थ्रेड के नहीं है, ये वो मेथड्स है जो ऑब्जेक्ट के हैं, जिस ऑब्जेक्ट पे वो थ्रेड्स काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर ये बात आपको समझ आ गया तो ये आप ये भी देख सकते हैं कि T1 और T2 दोनों एक म्यूचुअल अग्रीमेंट में काम करते हैं ना। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट डॉट वेट कॉल करता है ये वेटिंग स्टेट पे चलता है, और थ्रेड 2 जब अपना काम करता है ये नोटिफाई करता है ताकि 1 वेकअप हो जाए और जो काम वो करना चाहता था वो भी करे।
तो ये एक सेल्फ इम्पोज्ड वेटिंग बोला जाता है। तो ऑब्जेक्ट दोनों थ्रेड अपने आप मतलब वेट और नोटिफाई के हिसाब से काम करते हैं, और ये एक फंडामेंटल बेस बनता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम्स जैसे प्रॉब्लम्स के लिए, जो हम डिटेल में बाकी वीडियोस में बात करेंगे। तो ये हो गया आपका वेटिंग। और टाइम्ड वेटिंग बस इतना ही डिफरेंस है कि टाइम्ड वेटिंग में एक टाइम आउट पीरियड भी होता है। तो ये T1 इनडेफिनेटली वेट नहीं करेगा, हमेशा के लिए नहीं वेट करेगा, एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए वेट करता है। जैसे मैंने 5 सेकंड दे दिया तो 5 सेकंड तक T1 वेट करता रहेगा, और T2 जैसे ही नोटिफाई करेगा या ना करे 5 सेकंड बाद वो खुद ही रनेबल में जाके रनिंग स्टेट में जाके एक्सेस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो उसको टाइम्ड वेटिंग बोला जाता है। और टाइम्ड वेटिंग थ्रेड के कुछ मेथड्स में भी हो सकते हैं, जैसे T1.sleep जो है, ये स्लीप मेथड जो है ये डायरेक्टली थ्रेड पे आप इन्वोक कर सकते हो, थ्रेड के इंस्टेंस पे मतलब। तो जब मैं T1.sleep कहता हूँ तो मुझे एक पैरामीटर देना होता है जो एक मिलीसेकंड वैल्यू होती है। जैसे मैंने अगर 5000 दिया तो इसका मतलब है कि ये थ्रेड T1 जो है ये इनएक्टिव हो जाएगा अगले 5 सेकंड के लिए। तो इसको अगर आप स्टेट पोल करके देखोगे तो मिलेगा टाइम्ड वेटिंग। ओके, तो वेटिंग और टाइम्ड वेटिंग के बारे में जो मैंने समझाना चाहता था वो बोल दिया। अब हम देखते हैं ब्लॉक्ड स्टेट क्या होता है। मान लीजिए अब ये T1 और T2 जो है ये म्यूचुअल अग्रीमेंट से चल रहे हैं ना, ये वेट कॉल करता है, ये नोटिफाई कॉल करता है, ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर ये ना कर पाए, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट और वेट कॉल करे बिना अगर T1 जाके T2 जो ऑब्जेक्ट प्रोसेस कर रहा है उस पर जाके उसने एक्सेस करने की कोशिश किया तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारे थ्रेड्स जो होते हैं ऑब्जेक्ट पे एग्जीक्यूट करने से पहले लॉक मारते हैं, लॉक मार के ही एग्जीक्यूट करते हैं। ये सब मैं डिटेल में आपको बाकी वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन जब आप ज़बरदस्ती जाके कोई ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हो जो दूसरा थ्रेड ऑलरेडी हैंडल कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर थ्रेड ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा। और जैसे ही वो ब्लॉक स्टेट में जाता है उस थ्रेड को शेड्यूलर ही हैंडल कर सकता है। तो शेड्यूलर को ये ओवरहेड बनता है कि जो ब्लॉक्ड थ्रेड है उसको या तो वापस रनएबल पे जाके रनिंग में लेके जाए, तो उसके लिए जो थ्रेड ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रहा है उसको हमें नोटिफाई करना पड़ेगा कि भाई देखो एक थ्रेड ब्लॉक्ड है, तो जैसे ही तुम हो सके CPU रिलिंक्विश कर दो ताकि ये ब्लॉक्ड वाला भी चल पाए। या तो कभी कभी ये इंटरप्ट हो सकता है जिससे वो इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। तो जो भी थ्रेड ब्लॉक्ड वेटिंग या टाइम्ड वेटिंग में होते हैं वो इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं। एक चेक्ड एक्सेप्शन है, मतलब जैसे ही मैं स्लीप मेथड या जो भी वेट मेथड ये सब जो कॉल करता हूँ तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई और प्रोसेस CPU में या OS में आके इस थ्रेड को इंटरप्ट कर सकता है, जिसकी वजह से वो इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो करेगा और आपको वो एक्सेप्शन भी हैंडल करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो JVM ऑटोमेटिकली उसको हैंडल कर लेता है और टर्मिनेट कर देगा उस थ्रेड को। तो इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा जब थ्रेड ब्लॉक्ड वेटिंग या टाइम्ड वेटिंग में होगा। ठीक है, इसीलिए जब आप स्लीप भी कॉल करोगे तब भी इस पर्टिकुलर थ्रेड को कोई भी इंटरप्ट कर सकता है। तो जैसे ही आप स्लीप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको कोड में वो बताएगा कि आपको इंटरप्टेड एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ेगा। वो चेक्ड एक्सेप्शन है, तो आप जब इंटेलिजेंट में हम कोड करेंगे तो आप खुद देख पाओगे ये सब। ठीक है, तो ब्लॉक स्टेट मैंने समझा दिया, यही ब्लॉक स्टेट होता है। तो और टर्मिनेटेड तो आप जानते ही है, जैसे वो नाम बताता है इट मीन्स द थ्रेड इज डेड। तो जैसे ही वो टर्मिनेटेड स्टेट में जाता है तो थ्रेड या तो जो काम वो करना था वो कर चुका है, या तो वो ब्लॉक वेटिंग या टाइम वेटिंग से जाके टर्मिनेट हो गया है। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेट होता है। इसके बाद कभी भी थ्रेड एक्टिव और रिएक्टिव नहीं हो सकता है। टर्मिनेट हो गया तो बस गया, उसके बाद नया थ्रेड ही बनाना पड़ेगा आपको। लेकिन वेटिंग, टाइम वेटिंग और ब्लॉक से थ्रेड ऑटोमेटिकली रनेबल पे जाता है, फिर रनिंग में जाता है। ठीक है, हमेशा ये याद रखना, डायरेक्टली कोई भी रनिंग में नहीं जा सकता है, रनेबल जाके ही वो CPU मिलते ही रनिंग में जाएगा। तो एक चीज़ बच गया अब इस वीडियो में, वो है नोटिफाई ऑल। तो नोटिफाई ऑल तब कॉल होता है जब आपके पास बहुत सारे थ्रेड्स हो और सबके सब वेटिंग में हो। जैसे अगर मेरे पास थ्रेड T3 है, वो भी इस ऑब्जेक्ट पे काम करना चाहता है लेकिन वो भी obj.wait पे है। ठीक है, तो जैसे ही मैं नोटिफाई ऑल करूँगा तो T1 T3 दोनों ही एक्टिव हो जाएंगे। अगर मैंने नोटिफाई किया होता तो इनमें से कोई भी एक एक्टिव हो सकता था। जब मैं नोटिफाई ऑल करता हूँ तो दोनों ही एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन कौन पहले इस पर एग्जीक्यूट करेगा वो आप कभी नहीं जांच पाओगे। वो हर बार वेरी होता रहेगा, या तो कभी T1 पहले कर लेगा या तो T3। तो वो होता है रेस कंडीशन, और इन चीज़ों के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो अगर ये सब आपको जानने की इच्छा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। बाय बाय।